जब इंदिरा गांधी पर एक सरकारी अधिकारी यशपाल कपूर की मदद से एक बड़ा मंच तैयार करने के आरोप लग रहे थे, तब एक समाजवादी नेता हुए जिन्होंने सरकार के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन शुरू कर दिया था जो आजाद भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। इसी आंदोलन में एक नारा तब बहुत प्रचलित हुआ था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये नारा आज के दौर में ज्यादा फिट बैठता है। इस आंदोलन को शुरू करने वाले थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण और इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा जेपी आंदोलन। 70 के दशक में इस आंदोलन के बाद इंदिरा गांधी इतना घबरा गई थीं कि उन्हें देश में आपातकाल लागू करना पड़ गया। नतीजतन 1977 के चुनाव होते हैं और सरकार बदल जाती है। सवाल यह है कि आज का दौर तब के दौर से कहीं ज्यादा डरावना है। ऐसे में क्या कोई लोकनायक पैदा होगा जो कॉरपोरेट्स के रथ पर सवार इस सरकार को झटक के नीचे गिरा सकेगा? आलम यह है कि 7 साल बाद ही सही, मगर 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया कि अब से सभी राजनीतिक दलों को ये बताना होगा कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए या अपना एजेंडा लोगों तक पहुंचाने के लिए हर जिले में 5 स्टार कार्यालय खोलने के लिए कितना पैसा आता है और कहां से आता है। इस वीडियो में जानेंगे क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड और कैसे राजनीतिक पार्टियां अब तक इसकी आड़ में घोटाले कर आम जनता को गुमराह करती रही हैं। साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों भाजपा के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और एक आखिरी सबसे बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बीते 5 सालों के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने के निर्देश दिए हैं। इससे क्या बड़े बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं? नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक तरीका होता है। ये एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकता है। इन्हें ऐसा कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता हो जिसकी KYC की जानकारियां उपलब्ध हों। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता, ये पूरी तरह से सीक्रेट होता है। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स राजनीतिक दलों को करोड़ों का चंदा देते हैं। बदले में सरकारें उन्हें बड़े बड़े टेंडर्स और जनता के टैक्स के पैसे से उन पूंजीपतियों का गल्ला भरती रहती है। रेल बेचना हो, एयरपोर्ट बेचना हो और बाकी सरकारी संस्थाएं, सरकार जिन बड़े पूंजीपतियों को बेच देती हैं, वो पूंजीपति ही सरकारों को काला पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सफेद करके देते रहते हैं। आप भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ रुपए में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड चाहे जितने खरीद सकते हैं और अपने पसंदीदा राजनीतिक दल को दे सकते हैं। चुनावी बॉन्ड्स की अवधि 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियों को दान देने के लिए किया जा सकता है। AAA न्यूज में एक इंटरव्यू के दौरान भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम ने कहा कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने पार्टी से छुपकर चंदे के नाम पे अवैध पैसा लिया है। किसी एक आदमी के चक्कर में पूरी पार्टी बदनाम क्यों हो? मोदी को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन शुरू से ही विवादों में घिरी केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने अब असंवैधानिक करार दिया है। ADR के संस्थापक और ट्रस्टी प्रोफेसर जगदीप छोकर कहते हैं, ये फैसला काबिले तारीफ है। इसका असर ये होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम बंद हो जाएगी और जो कॉरपोरेट्स की तरफ से राजनीतिक दलों को पैसा दिया जाता था, जिसके बारे में आम जनता को कुछ भी पता नहीं होता था, वो बंद हो जाएगा। इस मामले में जो पारदर्शिता इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम ने खत्म की थी, वो वापस आ जाएगी। इस स्कीम के तहत जनवरी 2018 और जनवरी 2024 के बीच 16,518 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए थे और इसमें से ज्यादातर राशि राजनीतिक दलों को चुनावी फंडिंग के तौर पर दी गई थी। पिछले कुछ सालों में सामने आई रिपोर्ट्स में ये पता चला कि इस राशि का सबसे बड़ा हिस्सा केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को मिला था। इन बॉन्ड्स पर पारदर्शिता को लेकर कई सवाल उठ रहे थे और ये आरोप लग रहा था कि ये योजना मनी लॉन्ड्रिंग या काले धन को सफेद करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। आपको इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इसमें कुल 85 स्क्वायर्स हैं।
एक स्क्वायर की कीमत 100 करोड़ रुपए है। इन 85 में से 72 स्क्वायर्स सिर्फ अकेले भाजपा के ही हैं, जबकि 2017 से 18 से लेकर 2022 और 23 तक कुल 11,450 करोड़ रुपए के बॉन्ड आए, जिसमें से लगभग 57% भाजपा के थे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिली धनराशि की जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देनी होगी। ये जानकारी चुनाव आयोग को 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी। इस जानकारी के सार्वजनिक होने पर यह साफ हो जाएगा कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और किसे दिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी इस मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक थी। पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी कहते हैं, हमने इस योजना का शुरू से ही विरोध किया और तब से लेकर आज तक हमारी पार्टी ने एक भी इलेक्टोरल बॉन्ड स्वीकार नहीं किया। बाकी पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड ले रही थी, लेकिन हमारी पार्टी नहीं ले रही थी, इसलिए कोर्ट ने हमारी याचिका को सुना। आर्थिक मामलों के जानकार और जेएनयू के पूर्व प्राध्यापक प्रोफेसर अरुण कुमार की माने तो इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने से चुनाव की फंडिंग पर बहुत कम फर्क पड़ेगा, क्योंकि चुनावी फंडिंग का ज्यादातर हिस्सा नकदी में आता है। ये फैसला केवल फंडिंग की पारदर्शिता की दृष्टि से अहम है। सत्तारूढ़ दल को तो धन मिलता ही रहेगा, लेकिन विपक्ष के धन का स्रोत अब कम हो जाएगा। 5 फरवरी को वित्त मंत्रालय ने संसद में बताया था कि 30 चरणों में अब तक 16,518 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए, जिसमें से ज्यादातर बॉन्ड राजनीतिक पार्टियां अब तक भुना भी चुकी हैं। तो सवाल ये है कि जिस स्कीम के तहत पार्टियों को इतना पैसा मिला, क्या वो पैसा वापस नहीं किया जाना चाहिए जब वो स्कीम ही रद्द कर दी गई है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों को सिर्फ उन बॉन्ड्स को वापस करने का निर्देश दिया है जिन्हें भुनाया नहीं गया है। सीताराम येचुरी कहते हैं, सही तो यही होगा कि वो पैसा भी वापस लिया जाए जो भुनाया जा चुका है, क्योंकि ये स्कीम ही असंवैधानिक है। लेकिन हम चाहते हैं कि जिन कंपनियों ने ये पैसा राजनीतिक दलों को दान किया, वे उन्हें वापस न जाए। ये पैसा सरकारी खाते में जमा होना चाहिए और चुनावों के स्टेट फंडिंग की योजना को शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा तय है और पार्टियां ये कहकर बच निकलती हैं कि खर्चा पार्टी ने किया है, उम्मीदवार ने नहीं किया। इस वजह से धांधली होती रहती है। लेकिन जब पार्टियों के खर्चे की भी सीमा तय हो जाएगी और पार्टियों को इसका लेखा जोखा देना होगा, तभी पारदर्शिता आने की संभावना है। नितिन सेठी कहते हैं, ये वो सरकार है जो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर कानून में कमजोरी डालकर चुनाव आयोग के ही दांत तोड़ रही थी। इस सरकार की मंशा 10 साल में नहीं दिखी कि वो चुनावी फंडिंग के रास्ते पारदर्शी करना चाह रही है। ये भी है कि इस समय सरकार में रहते हुए भाजपा ने जितना पैसा जमा किया है वो अगली 3 पार्टियों को मिलाकर भी ज्यादा बनता है। पार्टी के पास पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से भी आया, अन्य रास्ते से भी आया, तो चेक और कैश भी आया था। इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी भी कैश का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियों में बहुत ज्यादा है। बाकी रास्ते तो अब भी खुले हैं। उन रास्तों से पार्टियां पैसे जमा करती रहेंगी और इलेक्शन कमीशन इतना कमजोर हो जाएगा कि वो खर्चे पर नजर रखने का केवल ड्रामा भर करता रहेगा और पार्टियां अपना धंधा चलाती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया कराएगा और चुनाव आयोग इस जानकारी को 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। इस पर चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा, हमें अब तक कोर्ट का पूरा आदेश पढ़ने का मौका नहीं मिल सका है, लेकिन ये साफ है कि एसबीआई को उन लोगों के नाम बताने होंगे जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। अधिकारी ने एक अखबार को बताया, अगर एसबीआई ने आसान तरीके से डेटा ना भी दिया तो बॉन्ड खरीदने वाले और उसे भुनाने वाले दल के नाम का पता लगाना नामुमकिन नहीं है। इसके लिए थोड़ा वक्त निकालकर मेहनत करनी होगी और कई ऐसे लोग हैं जो ये पता करने के लिए बहुत उत्सुक भी होंगे। 2016 से 17 और 2021 से 2022 के बीच नेशनल और लोकल पॉलिटिकल पार्टीज को 9,188 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड आए, जिसमें 5272 करोड़ भाजपा के थे और 952 करोड़ कांग्रेस के। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको कोई सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मॉलिटिक्स। शुक्रिया।